नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे चंबल रिवर के ऊपर और उसकी सहायक नदियाँ पढ़ रहे थे। और लास्ट हमने कौन सी नदी पढ़ी थी? आहू नदी। और आहू की एक सहायक नदी थी जिसका नाम क्या था? पीपलाज नदी। पीपलाज नदी कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में आज हम स्टार्ट करेंगे बामणी नदी। कौन सी नदी? बामणी नदी, या इसको ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं। तो बामनी बोलो या ब्राह्मणी बोलो, बात एक ही है। इसका उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? हरिपुरा की पहाड़ियों से होता है, जो कि बेगू में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बेगू में। और बेगू कहाँ बताओ? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। बेगू हरिपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और बहसोड़गढ़ दुर्ग के पास इसमें नीचे से जो चंबल नदी आ रही है, इस चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। तो लिखो आप सबसे पहले बामनी नदी लिखो। लिख लिया? बामणी नदी का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं इसको। उद्गम लिख सकते हैं आप इसका। सबसे पहले क्या लिखेंगे? उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियां, बेगू चित्तौड़गढ़ से इसका उद्गम होता है। लिख लिया? उद्गम लिख लिया? अब इसका प्रवाह क्षेत्र आप लिख सकते हैं। तो इसका प्रवाह क्षेत्र जो है ना, वो दो राज्य हैं। कितने राज्य हैं? दो राज्य हैं। एक राजस्थान और एक एमपी, मध्य प्रदेश। दो राज्यों में प्रवाहित होती है। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती है। कौन से में? चित्तौड़गढ़ जिले में। और एमपी के नीमच में प्रवाहित होती है। एमपी के कौन से जिले में प्रवाहित होती? नीमच में। संगम लिख सकते हो आप। कौन सी नदी में जाके मिलेगी? चंबल नदी में, भैंसरोडगढ़ के पास, और चंबल रिवर में मिलती है। ऐसे लिखो, संगम या मोहाना। चंबल नदी में, भैंसरोडगढ़ के पास। कहाँ पर? भैंसरोडगढ़ के पास। और आपको पता है, ये बामणी और चंबल नदी का जो संगम है, यहाँ पर एक दुर्ग बना रखा है और उस दुर्ग का नाम क्या है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ध्यान रखना। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग इसी दो नदियों के संगम पर बना हो। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही राजस्थान का क्या कहते हैं? वेल्लोर। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। अब देखो, ये तो है चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़ में है विद्यार्थियों। और इस वाले पार्ट में यहाँ, ठीक है। और आपको पता है, टोंक में एक डैम बना रखा है जिसका नाम है बीसलपुर। क्या नाम है? बीसलपुर। तो बीसलपुर बांध में भी इसका पानी प्रवेश कराने की ऐसी चल रही है, मतलब परियोजना है। तो 89 किलोमीटर नहर भी बनाई गई है। देखिएगा, इस नदी का पानी बनास नदी में प्रवाहित करने हेतु प्रवाहित करने हेतु, यानी कि कहने का मतलब यह है कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए किसका पानी डाला जाएगा? उसमें ब्राह्मणी नदी का पानी डाला जाएगा, क्योंकि चंबल में तो वैसे पानी कमी नहीं है। क्या लिखा है? बनास नदी में प्रवाहित करने हेतु अ, ब्राह्मणी बनास जोड़ो परियोजना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, बामनी। बामनी लिख सकते हैं ना? बामनी बनास जोड़ो
परियोजना भी चलाई गई है जिसका उद्देश्य बीसलपुर बांध, इसमें बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध में पानी की आवक को, पानी की आवक को बढ़ाना है। क्या उद्देश्य है इसका? बीसलपुर बांध में पानी की आवक को बढ़ाना है। देखो, बामणी बनास जोड़ो परियोजना जो चलाई गई है, इसके तहत क्या किया जा रहा है कि बामणी नदी का जो पानी है उसको बनास नदी में डालकर बीसलपुर डैम तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, अब बीसलपुर डैम में जब पहुंचाएंगे तो पानी की आवक बढ़ेगी वहां पर, क्योंकि बीसलपुर का जो बांध है वो राजस्थान का पेयजल की दृष्टि से, पीने के पानी की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, जो कि बनास नदी पर बना हुआ है। ये जो बीसलपुर बांध है कौन सी नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर बना हुआ है, बनास नदी पर बना हुआ है। और कहां पर बना हुआ है? देवली में। देवली का नाम सुना ना? और देवली कहाँ है? टोंक। और इससे सिंचाई होती है, ऐसी बात नहीं कि सिंचाई नहीं होती, इससे सिंचाई होती है, लेकिन केवल टोंक को सिंचाई होती है, टोंक जिले को। और अन्य जैसे अजमेर है, भीलवाड़ा है, जयपुर, दूदू वाला जो पार्ट है, जयपुर तक पानी चला गया है इसका, बीसलपुर का। और जयपुर को पानी देने की वजह से अजमेर में जो नल आता है, पहले हर दूसरे दिन आता था, अब हर चौथे दिन आता है। हाँ, कुछ मोहल्लों में हो सकता है हर दूसरे दिन आता हो, सेम डे आता हो, वो मैटर अलग है। बाकी जब से जयपुर को पानी दिया जा रहा है ना, तब से अजमेर में पानी की शॉर्टेज आ गई इसकी। तो फिर भाई, जयपुर वाले अपने से अलग थोड़ी है, वो भी तो राजस्थान सरकार के अधीन ही आते हैं, उनको भी पानी पिलाना जरूरी है। लेकिन इसका विरोध अजमेर वाले करते हैं, हम ही पियेंगे तो फिर आपका विरोध टोंक वाले करेंगे ना, फिर टोंक वाले मना नहीं करेंगे क्या? तो ऐसा नहीं, पूरा राजस्थान एक ही है, पूरा भारत ही वैसे तो एक है। तो फिर इसमें क्या किया जा रहा है? पानी की आवक बढ़ाई जा रही है। हाँ, इधर नागौर की तरफ चला गया ये लो। हाँ, पीने वाला है तो पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो पीने में भी बहुत पानी खर्च होता है, इस बात थोड़ी है। कितना का स्टोरेज करोगे? कभी गए हो बिशलपुर आप लोग? जाना, बहुत बड़ा बांध है, रंगीन जो मछलियाँ होती है उनका उत्पादन भी होता है वहाँ पर, पाली जाती है। चलो, क्या लिखा है आप लोगों ने? देख लिया? अब देखो, जब बामणी और बनास नदी दोनों को जोड़ने का काम किया है, तो जुड़ेगी कैसे नदी? बीच में नहर बनानी पड़ेगी। दो नदियों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहर बनानी पड़ेगी। और दोनों नदियों को जोड़ने के लिए जो नहर बनाई, उसकी लंबाई है 89 किलोमीटर। देखो, इस परियोजना के तहत ही 89 किलोमीटर नहर भी बनाई गई है। एटी 9 किलोमीटर क्या बनाई गई है? नहर भी बनाई गई है। ये होगी विद्यार्थी आपकी कौन सी नदी? बामनी नदी होगी। देखो, ये काली सिंध नदी थी, ठीक है, और इस काली सिंध नदी में एक नदी और आके मिलती, परवन नदी मिलती है, मिल रही ना परवन नदी, ये भी बताता हूँ। ये देखो, ये परवन नदी आ रही है, और इधर से आ रही थी कौन सी? काली सिंध नदी आ रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही बताओ? 12 में इनका मिलन हो रहा है। तो आप लिख सकते हो अगली नदी का नाम परवन नदी। कौन सी नदी? परवन नदी। परवन नदी। लिख लिया? अब देखो, परवन नदी का सबसे पहले हम लिखेंगे उद्गम। क्या लिखेंगे? उद्गम। और इसका उद्गम होता है विद्यार्थियों मालवा के पठार से। कहां से होता है? मालवा का पठार। और मालवा का पठार बोल सकते हो, मालवा का पठार कहाँ पड़ता है? एमपी में। और आपको पता है मिलन कहाँ हो रहा है? 12 में। तो कहने का मतलब दो राज्यों में तो प्रवाहित होगी ही होगी कम से कम। ठीक है, तो उद्गम क्या लिखा आपने? मालवा का पठार एमपी। मालवा का पठार की जगह पे आपको मिल सकता है विंध्याचल पर्वत। क्या मिल सकता है? विंध्याचल पर्वतमाला से, विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है। तो दोनों आ जाए फिर मालवा का पठार करना है, लेकिन
उद्गम हो गया। अब हम लिखेंगे इसका परवा क्षेत्र। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? परवा क्षेत्र। और जो इसका परवा क्षेत्र है वो 2 राज्य है। कितने राज्य हैं? 2 राज्य। 2 राज्य कौन से? पहले एमपी, फिर राजस्थान। देखो परवा क्षेत्र 2 राज्य, देख लिया। राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होती है। 3 जिले कौन कौन से हैं? झालावाड़, बारां और कोटा। झालावाड़, बारां और कोटा। देख लिया। लिख लिया। संगम लिखो, संगम। संगम या मुहाना। देखो यहां पे कौन सी नदी मिल रही है बताओ? काली सिंध नदी मिल रही है। और कौन सी जगह पर? बारां में कौन सी जगह पर? पलायता। कहां पर? पलायता बारां में मिल जाती है। और कौन सी मिलती है? काली सिंध में। लिखो यह नदी पलायता बारां में काली सिंध नदी में मिल जाती है। किस मिल जाती है? काली सिंध नदी में मिल जाती है। लिख लिया। देखो विद्यार्थियों, इस नदी के पास ही एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम क्या है? शेरगढ़ दुर्ग है कि नहीं है? तो आपसे पूछा जाए शेरगढ़ दुर्ग कहाँ है? बारां में। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? परवन नदी पर। लिखिएगा इसी नदी पर, या ऐसे लिख सकते हो इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे बारां में शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और शेरगढ़ दुर्ग को ही कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। शेरगढ़ दुर्ग पर ही कौन सा दूसरा नाम क्या मिलता है इसका? कोसवर्धन। इसकी उम्र कितनी लंबी है, इसको मैं मनी मनी याद कर रहा था। हाँ अक्षित, सुबह सुबह फोन कर रहा है 7 बजे ही। मैंने सोचा क्या हो गया, फोन उठाना भी अनिवार्य है। देख लिया। तो शेरगढ़ दुर्ग का ही दूसरा नाम क्या मिलेगा आपको? कोसवर्धन दुर्ग मिलता है विद्यार्थियों। देख लिया। कहां पर स्थित है ये? बारां में है। और यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी है जिसका नाम है शेरगढ़ अभ्यारण्य। लिखो इसी के पास में 12 जिले में ही शेरगढ़ अभ्यारण्य है जहां से होकर परवन नदी गुजरती बहती है। परवन नदी बहती है। आपसे पूछा जाए शेरगढ़ अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है बताओ? 12 में। उसमें से होके कौन सी नदी बहती है? परवन नदी बहती है। जिसे सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है। कौन से अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है बताओ? सीता माता अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? सॉरी, कौन सी नदी गुजरती है? वहीं गुजरती है ना। अच्छा, हाँ गजब आदमी तुम। जाखम, जब मुझे भी बताते हो। देख लिया। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। लिखो
तो आपसे पूछ देखो, परवन नदी के बारे में हमने क्या लिख लिया? उद्गम लिख लिया, संगम लिख लिया। संगम कहाँ होता है? पलायता 12 में होता है। कौन सी नदी मिलती जाकर? काली सिंध में मिलती है। और काली सिंध खुद जाके इसमें मिलती है, चंबल में जाके मिलेगी। कहां पर? नवनेरा या ननेरा में? नौनेरा। अब देखो, इसके इस नदी के किनारे ही एक और दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है मनोहरपुर दुर्ग। कौन सा? मनोहरपुर थाना दुर्ग। लिखिएगा, ऐसे लिखना मनोहर थाना दुर्ग, मनोहरपुर नहीं है, मनोहर थाना दुर्ग है, ऐसे लिखना। इसी नदी पर मनोहर थाना दुर्ग भी बना हुआ है। मनोहर थानापुर, मनोहर थाना दुर्ग, पुर मत लिखना बहन जी, पुर हटाओ, मनोहरपुर नहीं आएगा, मैंने मना किया ना। मनोहर थाना दुर्ग भी बना हुआ है। अब सर आप तो कह रहे हो परवन नदी पर बना हुआ है, लेकिन इधर से तो एक नदी और आ रही है। आ रही ना एक नदी? कौन सी नदी बताओ? इधर से जो नदी आ रही है, काली खो। कौन सी नदी है? तो काली खो और परवन नदी के संगम पर बना हुआ है। आप पहले इसको रेखांकित कर लो दुर्ग को, और ऐसे लिखना, यह दुर्ग परवन प्लस काली खो नदियों के संगम पर बना हुआ है। प्रॉपर लोकेशन तो ये है ना। और केवल एक ही नदी का नाम पूछे तो आप कौन सी नदी बताओगे? परवन नदी। और संगम का नाम पूछ ले तो परवन और काली खो के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम क्या है? मनोहर थाना दुर्ग। अब आपसे पूछा जाए कि मनोहर थाना दुर्ग कौन से जिले में स्थित है, तो झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में। लिखिएगा, यह दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। लिखो, इस परवन नदी के किनारे ही, इस परवन नदी के किनारे ही मांगरोल शहर स्थित है। कौन सा? मांगरोल शहर स्थित है। मांगरोल कहाँ है? 12, ब्रैकेट में 12 कर लेना। लिखो, इस परवन नदी पर दो परियोजना भी बनाई रखी है। कितनी परियोजना? दो। इस परवन नदी पर दो परियोजना भी स्थित है। पहला, परवन वृहद परियोजना। कौन सी? परवन वृहद परियोजना। कौन सी? परवन वृहद परियोजना। और इससे तीन जिले लाभान्वित है, झालावाड़, कोटा और बारा। झालावाड़, कोटा और बारा। और एक और है, दूसरी जो परियोजना है उसका नाम क्या है? परवन मध्यम परियोजना। कौन सी परियोजना? एक तो परवन वृहद परियोजना है, और एक कौन सी है? परवन मध्यम परियोजना। और इससे एक जिला लाभान्वित है, उसका नाम है बारा। कौन सा जिला लाभान्वित है? बारा। तो परवन नदी पर दो परियोजना भी बना रखी है जिनका नाम क्या है? परवन वृहद परियोजना, और दूसरी का परवन मध्यम परियोजना। परवन वृहद परियोजना से कितने जिले लाभान्वित है? 3। कौन कौन से? कोटा, झालावाड़ और बारा। और इससे कितने? एक। कौन सा? बारा, ध्यान रखना। लिखो, सहायक नदियां। किसकी सहायक नदियां? परवन की सहायक नदियां। लिखो, तापी, धार, निमाज,
और अभी लिखाई थी आपको एक, कौन सी लिखाई थी? काली सिंध है ना, काली सिंध की तो खुद ही है, काली खोह, या फिर इसको काली खांड भी कहते हैं, काली खाड़, काली खांड। देखो, काली खो किसकी सहायक नदी है बताओ? तुझे बड़ा हो गया क्या? परवन। और परवन किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। हाँ, रात की उतरी नहीं अभी तक। और काली सिंध किसकी है? चंबल की भाई। और चंबल यमुना की। और यमुना बहुत है, इतनी याद रख लोगे जो, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी। ठीक है, लिख लिया? कौन कौन सी लिखी? तापी, धार, निमाज, और निमाज की जगह पर आपको नेवाज में मिल सकता है। या निवाज भी कहते हैं इसको। बात एक ही, सरल याद नाम रख लेना कोई। निवाज, निमाज, नेवाज या निवाज, बात एक ही है। थापी, धार, कालीखो, ये सब परवन की सहायक नदियां है। देखी होगी ना आपने, ये आ रही कालीखो तो इधर से दरसा रखी है ना, ये आ रही कहाँ पे जाके मिलती है ये? झालावाड़ में मनोहर थाना दुर्ग के पास में है ना। यहाँ पे एक दुर्ग भी बना रखा है जिसका नाम क्या है? मनोहर थाना दुर्ग है, जाना। तो मनोहर थाना दुर्ग कहाँ है? झालावाड़। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ है? बारा। उसका दूसरा नाम क्या है? कोषवर्धन दुर्ग। कौन सा है? कोषवर्धन दुर्ग है विद्यार्थी। ठीक है, तो अब लिखो आप, काली खो नदी। काली खो नदी। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो काली खो नदी है ना, इसका उद्गम होता है झालावाड़ से। कहां से होता है? झालावाड़ से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है? झालावाड़ से उद्गम होता है, झालावाड़ में ही प्रवाहित होती है, और झालावाड़ में ही मनोहरपुर थाना दुर्ग के पास में परवन नदी में जाकर मिल जाती है। तो आप लिखिएगा, उद्गम झालावाड़, प्रवाह क्षेत्र झालावाड़, संगम मनोहरपुर थाना दुर्ग के पास परवन नदी में मिल जाती है, और झालावाड़ में मिलती है। परवन नदी में जगह बची क्या आपके पास? बची है, तुम वहां लिख सकते हो। परवन नदी बारा और कोटा के बीच में भी सीमा बनाती है, परवन नदी में लिख लेना। बारा और कोटा के बीच में भी क्या बनाती है? सीमा बनाती है। वापिस आ जाओ काली खो में। अभी तो चंबल की एक सबसे बड़ी सहायक नदी बच रही है, इसका नाम क्या है? बनास। वो हम अलग से पढ़ा देंगे आपको। हाँ, तो कौन ये दोनों अलग अलग अपवा तंत्र की है, फिर उसमें जाएगा लूनी, जाएगा लूनी, लूनी जाएगा, बनास नहीं आएगा। हाँ, लूनी जाएगा, बनास नहीं जाएगा उसमें। लिख लिया? अगली नदी का नाम लिखो, निमाज नदी। कौन सी नदी? सहायक नदियों में ना ये, निमाज या नेवाज या निवाज, कोई सा नाम लिख लो, आप तीनों नाम लिख लो वैसे तो। निमाज नदी, नेवाज नदी, या निवाज नदी।
लिख लिया। अब देखो ध्यान, मैप में दर्शा रखी है, इसमें तो नहीं दर्शा रखी है ना, नहीं है ना इसमें तो कहीं भी। ओके कोई बात नहीं, नहीं वैसे लिखा देता हूँ इसके बारे में फैक्ट, है ना। इसका आप लिखो, सबसे पहले निमाज नदी का उद्गम लिखें। क्या लिखेंगे? उद्गम। उद्गम लिखो विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग से। कहां से? विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तरी भाग से। राजगढ़ या भानपुरा, एमपी से, यहां से उद्गम होता है इसका। लिखो, ये दो राज्यों में प्रवाहित होती है, प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र लिख सकते हैं आप, दो राज्य, एमपी और राजस्थान। लिख लिया। देखो, ये राजस्थान में कितने जिलों में बहती है? दो जिलों में बहती है, बारा और झालावाड़। बारा और झालावाड़, लिखिएगा। अब एमपी में बहती है तो राजस्थान में प्रवेश भी होता होगा इसका, तो लिखो, इस नदी का राजस्थान में प्रवेश कोल्लू खेड़ी गांव में होता है। कहां पर? कोल्लू खेड़ी गांव से ये राजस्थान में एंटर करती है। अब कोल्लू खेड़ी गांव कहां पड़ता है? ये पड़ता है झालावाड़ में। कहां पड़ता है? तो झालावाड़ में इसकी एंट्री होती है। लिख लिया। और फिर झालावाड़ और बारा के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती हुई झालावाड़ में ही कौन सी नदी मिल जाएगी? ये देखो एक नदी है यहाँ पर, परवन नदी, क्योंकि परवन की सहायक नदी है, परवन में जाकर मिल जाती है। लिखो, यह नदी, संगम लिख लो, संगम, यह नदी झालावाड़ के मवास अकलेरा, कौन सी जगह पर? मवास अकलेरा के पास परवन नदी में मिल जाती है, परवन नदी में मिल जाती है। लिख लिया। ये होगी विद्यार्थी कौन सी आपकी? परवन और परवन की सहायक नदियां फिट होगी। लिख लिया। अब देखो, मध्य प्रदेश से एक नदी बह रही है जिसका नाम है छोटी काली सिंध। क्या नाम है? एक काली सिंध अलग थी, ये देवास एमपी से इसका उद्गम होता था, ये अलग थी। और ये नवनेरा कोटा में जाके चंबल में मिल जाती है। और बल्कि ये तो इससे पहले मिल रही है यहाँ पर गांधी सागर बांध के आसपास ही, एमपी में मिल रही है ना। तो एक लिखो, छोटी काली सिंध। छोटी काली सिंध नदी उद्गम लिखो, उद्गम एमपी। उद्गम कहां से होता है इसका? मध्य प्रदेश से होता है। देखो, ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है।
लिख लिया। अगला फैक्ट लिखो। प्रवाह क्षेत्र, दो राज्य एमपी और राजस्थान, एमपी और राजस्थान। कौन सा? मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। हैं? अरे भाई पहले इधर से आती तो ये मैप भी तो देखो ना, राजस्थान का मैप को मद्देनजर रखते रहो आप। पहले इधर से आती झालावाड़ की तरफ से, फिर इधर वापस थोड़े से इधर बहेगी, फिर राजस्थान की तरफ चल जाएगी, फिर चित्तौड़ के पास जाके चित्तौड़ से भी पहले ये वापस एमपी वाला पार्ट आ जाता ना इधर, इसमें जाके मिल जाती है। पहले यहाँ जैसे झालावाड़ पार्ट तो पहले आ जाएगा ना इधर से बहेगी, फिर वापस एमपी में चल जाएगी, ऐसे होता है। यहाँ होगा इस जगह पे, तो ये एमपी तो है पूरा, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है पूरा एमपी है ना। चित्तौड़ तो ग्रीन से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा चित्तौड़ है। चित्तौड़ में तो एंट्री करेगी पहले, उससे पहले ही उसमें मिल जाएगी चंबल नदी में। राजस्थान में भी आती है इधर से, देखिएगा। और राजस्थान में यहाँ तक ही नहीं, राजस्थान में यहाँ तक जाती है यूं करती हुई, कोटा को टच करेगी थोड़ी सी। कोटा भी तो आ रहा है ना, कोटा देखो यहाँ भी है, कोटा यहाँ भी है, कोटा इधर भी पड़ेगा पूरा, सब जगह एंट्री मारता कोटा, कोटा भी बीच में पड़ता है। लिखो क्या लिखा आपने, दो राज्यों में प्रवाहित होती है, एमपी और राजस्थान। लिखो ये राजस्थान में, अच्छा राजस्थान के जिले लिखाऊं पहले, राजस्थान के जिले लिखो झालावाड़ और कोटा। राजस्थान में कौन से बहती? झालावाड़ और कोटा में बहती। कोई नदी थोड़ी जो सीधी जाएगी, और ये कोई माप तोल के थोड़ी बना रखे, तो एक आइडियन मैप होता है। प्रॉपर स्केल के अनुसार थोड़ी बना रखा है ये, लगभग होता है वो उसके आसपास। लिख लिया आपने क्या लिखा है? झालावाड़ और कोटा लिख लिया। अब राजस्थान प्रवेश करती है झालावाड़ में, लिखो यह है नदी, ये ऐसे लिखो राजस्थान प्रवेश, मागसी गांव। कौन सा गांव? मागसी गांव, एमपी। सॉरी 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 सॉरी, मागसी गांव, झालावाड़ झालावाड़ झालावाड़। कौन सा गांव है? झालावाड़ गांव, झालावाड़ गांव। अब झालावाड़ गांव बोल दिया अभी भी। मागसी गांव, झालावाड़ जिला। ये तो लिखा दिया ना मैंने, ये किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। चलो अगला लिखो। ये होगी कि इसकी सहायक नदियां कंप्लीट, चंबल की? अभी तो बच रही है। कौन कौन सी बच गई देखा, सहायक नदियां बोलो। हम्म। आलनिया नदी है क्या? आलनिया नदी, ये रही ना। ये रहा, हेडिंग डालो, आलनिया नदी। कौन सी नदी? आलनिया नदी। कौन सी नदी? आलनिया नदी। चित्र बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो नदियों के? कहाँ चेक कराओ तो फिर। हाँ रेणुका बहन जी, क्यों, कब बनाओगे? बना लो हाथों हाथ। अन्य नाम लिखो इसका, अन्य नाम भी मिलता है, चंद्रलोही नदी भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं?
चंद्र लोही नदी भी कहते हैं। उद्गम लिखो इसका, उद्गम मुकंदरा की पहाड़ियां कोटा से। कहां से उद्गम होता है इसका? मुकंदरा की पहाड़ियां कोटा से इसका उद्गम होता है। अब कोटा में उद्गम हो रहा है, कोटा में ही प्रवाहित हो रही है, और आगे जाके किस में मिल जाएगी? चंबल नदी में मिल जाएगी। प्रवाह क्षेत्र लिखो, कोटा जिला। अब देखो, ये यहाँ जाके किस में मिल रही है बताओ? चंबल रिवर में मिल रही है। तो चंबल रिवर में कौन सी जगह पे जाके मिल रही है? सुनना मेरी बात। इस आलनिया जो नदी है, इसका उद्गम मुकंदरा की पहाड़ियां कोटा से होता है, कोटा में प्रवाहित होती है, कोटा में ही चंबल नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी में कहां पर? नोटना गांव कोटा। संगम लिखो, नोटना गांव कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। कैथून का नाम सुना? कैथून, कैथून कोटा, ये इसी नदी के किनारे स्थित है। लिखिएगा, आलनिया नदी के किनारे ही कोटा में, या कोटा का कैथून शहर, ये शहर नहीं बोल सकते, कस्बा बोलेंगे उसको, कैथून कस्बा स्थित है। हाँ, किनारे ही कैथून कस्बा स्थित है। देखो, आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, गणेश्वर सभ्यता विकसित कौन सी नदी के किनारे हुई? कातनी नदी, कातली। और कातली नदी कहाँ है? कहाँ बहती है? सीकर में। कहाँ से? कंडेला टू मंडरेला बहती है। ओके। इसी प्रकार देखो, यहाँ पर एक सभ्यता भी विकसित हुई है, जिसका नाम है, हम तो कालीबंगा पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ते हैं, छोटी नहीं पढ़ते, और प्रश्न आता छोटियों से। आलनीय सभ्यता, तो इसी के किनारे आलनीय सभ्यता भी विकसित हुई। और आलनीय सभ्यता कहाँ पर है बताओ? कोटा में विकसित हुई। देखिएगा, आलनिया नदी पर ही आलनिया सभ्यता विकसित हुई। लिख लिया? हो गया यहाँ पे? तो आपको एक तो कैथून का नाम याद रखना है, एक आलनिया का नाम याद रखना है, और ये चंबल में किस साइड से आके मिलती है नदी? दाई तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। देखो, ये चंबल के दाई ओर से मिलने वाली ऐसी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है। बाकी ज्यादातर का किससे हो रहा है विद्यार्थियों? एमपी से हो रहा है। देख लो, इधर राइट साइड से जो भी नदी मिल रही है ना, सबका उद्गम कहां से हो रहा है? एमपी से हो रहा है। और खुद चंबल का भी उद्गम कहां से हो रहा है? एमपी से हो रहा है। एमपी को केवल एक बांध दिया, वो भी कौन सा? गांधी सागर। बाकी तीनों बांध कहाँ है? राजस्थान में। इसलिए तो पूरी राजस्थान का विकास सही हुआ है, क्योंकि चंबल नदी आ गई, उसके अलावा बनास नदी आ गई, और भी कुछ नदियां हैं उनको। हाँ, अभी तो उधर पानी की कमी नहीं है, लेकिन इन दिनों फिर वापस आ गई कमी। और अभी तो और भी जो ये नदियां हैं ना, आपस में इनको लिंक किया जा रहा है। जब इनको लिंक कर देंगे ना, तब और भी पानी की कमी दूर हो जाएगी। जो हम टैक्स देते हैं, उसी से तो बनती है ये सारी परियोजनाएं, या फिर दूसरे देशों से लोन लेते हैं। बने हुए हैं ना वर्ल्ड बैंक वगैरह, आईएमएफ वगैरह, इनसे लेते हैं, फिर एडीबी एडीबी इनसे।
क्योंकि अपना जो टैक्स होता है वो तो गप हो जाता है। लिख लिया आप लोगों ने? अगली नदी का नाम क्या है? पार्वती नदी है, और उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद विद्यार्थियों।